हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जानेंगे हाइपरकैलेमिया के बारे में। सो हाइपरकैलेमिया इज़ इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम इनसाइड ब्लड। जब ब्लड में पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है तो हम उसको हाइपरकैलेमिया कहते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नॉर्मल वैल्यूज़ ऑफ पोटेशियम. So the normal value of potassium in blood is 3.5 to 5 milli-equivalent per liter. In case of mild hyperkalemia, it comes out to be 5.1 to 6, and in case of moderate hyperkalemia, it comes out to be 6.1 to 7, and in case of severe hyperkalemia, it is more than 7 milli-equivalent per liter. So ये आप ब्लड में चेक करेंगे पोटाशियम की लेवल्स, एंड देन यू विल कह सकते हैं हम कि वो माइल्ड है कि मॉडरेट है या सीवियर है। अब हम बात करेंगे कि पोटेशियम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो ये नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ स्मूथ स्केलेटल मसल्स, हार्ट एंड नर्व्स में मदद करते हैं। मतलब स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स, हार्ट की फंक्शनिंग और नर्व्स में जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन होता है इम्पल्सेस का, उसमें भी मदद करते हैं। नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ नर्व्स, that is they help in normal transmission of electrical activity of the nerves. nerves से जो signals transfer होते हैं या जो आते हैं action potential की मदद से, because we already know that potassium is the most abundant intracellular ion and sodium is the most abundant extracellular ion. Now what are going to be the symptoms? In case of severe hyperkalemia we will see chest pain, क्योंकि हार्ट की एक्टिविटी ढंग से परफॉर्म नहीं होगी। कार्डियक एरिथमिया हो सकता है। कार्डियक एरिथमिया होने के साथ स्लो हार्ट रेट, वीक पल्स कह सकते हैं, हार्ट स्टॉपेज भी हो सकता है, एंड सम वेक सिम्टम्स आर ऑल्सो देयर दैट आर नोजिया, फटीग, मसल वीकनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशंस। मसल्स कमज़ोर पड़ सकती हैं क्योंकि मैंने पहले बताया था ये नॉर्मल फंक्शनिंग में मदद करते हैं मसल्स की। So symptoms are over. Now we will look at the causes. So the first cause is kidney dysfunction. अगर किडनी ढंग से काम नहीं करेगी तो वो सोडियम को पोटाशियम को एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाएगी, तो इसलिए पोटाशियम का कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाएगा। अगर किडनी डैमेज्ड है तो फिल्ट्रेशन और उसके जो सारे प्रोसेसेस है वो ढंग से नहीं कर पाएगी, वेस्ट मटेरियल को नहीं निकाल पाएगी। Diseases of the adrenal gland like Addison's disease. Addison's disease क्या होता है? इसमें एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो कम सेक्रीट होता है। एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या होता है? इट हेल्प्स इन रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। तो ये सोडियम और वाटर को तो रीएब्जॉर्ब करता है और पोटेशियम को एक्सक्रीट करता है। तो अब अगर एल्डोस्टेरोन कम बनेगा तो पोटेशियम का एक्सक्रीशन कम हो जाएगा और सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। मतलब उल्टा काम होगा, क्योंकि एल्डोस्टेरोन कम बन रहा है तो इस वजह से पोटेशियम हमारे ब्लड में इंक्रीज होने लग जाएगा। द थर्ड वन इज पोटेशियम शिफ्टिंग आउट ऑफ सेल्स इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। अभी वो सेल्स में था, अब वो सेल्स से बाहर जा रहा है ब्लड में। तो ये कौन सी सिचुएशन में हो सकता है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिचुएशन इज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। एक्चुअली डायबिटीज़ में क्या होता है कि इंसुलिन का सेक्रीशन कम होता है और ग्लूकोज हमारे ब्लड में बढ़ने लग जाता है। अब ग्लूकोज बढ़ने लग जाता है तो हमारी बॉडी में जो कीटोन बॉडीज़ होती हैं उनको हम वो हमारे जो बॉडी में है वो टूटने लग जाते हैं, जिस वजह से ग्लूकोज तो बढ़ा हुआ था ही, अब कीटोन बॉडीज़ टूटने लग गई हैं तो क्या होगा? एसिडिटी बढ़ जाएगी, एसिडिटी बढ़ेगी और ग्लूकोज भी बढ़ जाएगा। तो ये दो कंडीशंस, ग्लूकोज का बढ़ना और एसिडिटी का बढ़ना, डायबिटीज़ में पोटेशियम को सेल के बाहर सर्कुलेशन में पहुंचा देता है, क्योंकि इसमें इंसुलिन की कमी है। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज। फोर्थ वन इज़ द medications. Okay, fourth is medications and fifth is the same tissue destruction. टिश्यूज़ मतलब सेल्स का अगर लाइसिस होगा तो सेल्स के अंदर जो प्रेजेंट पोटेशियम है वो बाहर निकल जाएगा तो ब्लड में बढ़ जाएगा उसका लेवल। टिश्यू डिस्ट्रक्शन इन केस ऑफ ट्रॉमास, बर्न्स, सर्जरी, इंजरीज, हीमोलिसिस, आरबीसीज का टूटना, मैसिव लाइसिस ऑफ ट्यूमर सेल्स।
Last one is rhabdomyolysis. It is the destruction of muscle cells. जब मसल सेल टूटने लगेंगे तो भी पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा, स्पेशली सीन इन अल्कोहलिज्म एंड मसल इंजरी. ओके, नाउ ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर पोटेशियम का लेवल बढ़ गया है तो सबसे पहले हार्ट को बचाना ज़रूरी है. सो वी शुड फर्स्ट प्रोटेक्ट आवर हार्ट. कार्डियो प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट पहले दिया जाएगा, दैट इज़ कैल्शियम ग्लूकोनेट दे सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड भी दे सकते हैं. कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम क्लोराइड. एंड फर्स्ट थिंग जो हम करेंगे वो पहले हम हार्ट को प्रोटेक्ट करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ बी से आप याद करिए, पहले तो सी हो गया, BCD, दिस इज़ B, C एंड D. तो C वाली बात बता दी है. अब B β2 एगनिस्ट दे सकते हैं ताकि हार्ट ढंग से काम करे और पोटेशियम को वो इंटरसेल्युलरली शिफ्ट कर दे, अंदर की तरफ भेज दे. दूसरा बाइकार्बोनेट्स देंगे तो एसिडिटी कम होगी. द थर्ड इज़ इंसुलिन एंड ग्लूकोज भी इसीलिए एसिडोसिस को कम करने के लिए. डी इज डायूरेटिक्स एंड डायलिसिस. डायूरेटिक्स क्या होंगे? ये हमारे यूरिन में पोटेशियम को निकाल देंगे, मतलब हमारी बॉडी से पोटेशियम का रिमूवल कर देंगे. और डायलिसिस से भी हम डायलाइजिंग आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इफ़ द किडनी इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली. तो हम ये भी कर सकते हैं. सो दिस इज़ all about the treatment, that is calcium supplements, gluconate, chloride and beta-2 agonists, bicarbonate, acidosis, insulin glucose acidosis, and last is diuretics or dialysis. So thank you guys, and I hope that you liked watching my video. So please like, share and subscribe my channel.